हाय एवरीवन, आई एम एमन खान एंड वेलकम टू लॉ एड बाय एमन। सो अभी हमारा चल रहा है लॉ ऑफ टॉर्ट्स और आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटी। नाउ व्हाट इज कैपेसिटी? कैपेसिटी बेसिकली होता है आपका लीगल कैपेबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी टू सू समवन अगर आपका कोई राइट इन्फ्रिंज करे, या बीइंग सब्जेक्ट टू बी सूड अगर आप किसी का राइट इन्फ्रिंज करो। यस। नाउ जनरल रूल ये है कि हर इंसान जिसके पास राइट्स होते हैं उसके पास ये राइट भी होता है कि अपने राइट को प्रोटेक्ट करता है। उसके पास कैपेसिटी होती है टू सू समवन। यस। एंड अगर वो किसी का राइट इन्फ्रिंज करता है, उसके पास ड्यूटी है कि टू रिस्पेक्ट अदर्स राइट, राइट। तो अगर वो उसका राइट रिस्पेक्ट नहीं करता, उसके राइट को एंजॉय नहीं करने देता, तो दैट पर्सन इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू बी सूड। ये एक जनरल रूल है। लेकिन कुछ डिसेबिलिटीज की वजह से और कुछ लॉज की वजह से कुछ पर्सन होते हैं हु आर नॉट सब्जेक्ट टू बी सूड, और या तो उनके पास राइट नहीं होता टू सू समवन। यस। तो कैपेसिटी में हम उन लोगों को बेसिकली डिस्कस करेंगे या तो जिनके पास सू करने का राइट नहीं होता, या वो लोग जिनके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं करी जा सकती। यस। उसमें सबसे पहला है एक्ट ऑफ स्टेट। नाउ व्हाट इज एक्ट ऑफ स्टेट? एक्ट ऑफ स्टेट एक पर्टिकुलर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव का एक्ट होता है अगेंस्ट अनदर स्टेट और इट्स सब्जेक्ट। यस। जिससे उस पर्टिकुलर स्टेट का या उस सब्जेक्ट का राइट इन्फ्रिंज हुआ हो। लेकिन इस एक्ट के लिए उस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव से कॉम्पनसेशन नहीं क्लेम किया जा सकता, सूट फाइल नहीं करी जा सकती उसके अगेंस्ट, क्योंकि ही इज रिप्रेजेंटेटिंग सॉवरेन पावर। उसके पास अथॉरिटी है, या तो उसके पास अथॉरिटी है या तो उसका एक्ट को सब्सिक्वेंटली एक पर्टिकुलर सॉवरेन पावर ने, जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा था, उसने रेटिफाई किया है। यस। तो इस चीज के तीन एसेंशियल्स हैं। पहला है कि जो ये एक्ट है वो रिप्रेजेंटेटिव ने किया है एक स्टेट के। दूसरा है कि जो एक्ट है वो इंजूरियस है टू द स्टेट या उसका सब्जेक्ट, मतलब किसी दूसरे स्टेट के लिए इंजूरियस था या तो उसके स्टेट के सब्जेक्ट के लिए इंजूरियस था। और तीसरा कि ये जो एक्ट था या तो प्रीवियसली सैंक्शन किया गया था या तो सब्सिक्वेंटली रेटिफाई किया गया था बाय द स्टेट। ये तीन एसेंशियल्स होते हैं। इसमें हम एक केस डिस्कस करते हैं जो है बरन वर्सेस डेनमन। इस केस को ब्रीफ में समझे कि डेनमन था जो कि एक ब्रिटिश नेवी का कैप्टन था। उसने अफ्रीका में, जो कि ब्रिटिश डोमिनियन का हिस्सा नहीं था, उसमें जाके प्लेंटिफ के स्लेव्स को आजाद किया और स्लेव्स के बैरक्स को जला दिया। ना इस एक्ट के लिए जो डेनमन था उसको लाइबल नहीं ठहराया गया। क्यों? क्योंकि उसके इस एक्ट को बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेटिफाई कर दिया था। ना जो एक्ट ऑफ स्टेट होता है वो एक पर्टिकुलर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव का एक्ट होता है अगेंस्ट अनदर स्टेट और इट्स सब्जेक्ट। ये एक्ट ऑफ स्टेट उसी स्टेट के सब्जेक्ट के अगेंस्ट नहीं हो सकता, तो फिर वो एक्ट ऑफ स्टेट नहीं माना जाएगा। दैट मीन्स दैट देयर कैन बी नो सच थिंग एज एन एक्ट ऑफ स्टेट बिटवीन अ सॉवरेन एंड हिज ओन सब्जेक्ट। यस। ये हेल्ड किया गया था जहांगीर वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। नाउ ये हो गया पहला, दैट इज एक्ट ऑफ स्टेट। सेकेंड है कॉर्पोरेशन। नाउ व्हाट्स अ कॉर्पोरेशन? कॉर्पोरेशन एक लीगल एंटिटी होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो कि एक्ट करता है थ्रू इट्स एम्प्लॉयज। ठीक है। तो अगर एक एम्प्लॉय कोई टॉर्टियस एक्ट करता है कॉर्पोरेशन का, तो क्या कॉर्पोरेशन को कोई सू कर सकता है, या क्या कॉर्पोरेशन सूट फाइल कर सकती है किसी और के अगेंस्ट? तो क्योंकि एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन अपने एजेंट्स के थ्रू एक्ट करती है, तो कॉर्पोरेशन जो होती है वो वाइकेरियसली लायबल होती है अपने एजेंट्स और सर्वेंट्स के एक्ट्स के लिए। तो इससे हम एक चीज ड्रॉ करते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर सर्वेंट या एजेंट विद इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई एक्ट करता है तो कॉर्पोरेशन वाइकेरियसली लायबल हो सकती है। ना एक पर्टिकुलर सर्वेंट या एजेंट के जो एक्ट्स हैं अगर वो इंट्रावायरस है, दैट इज उसके पावर्स के अंदर है, जो उसको पावर्स मिले, जो उसको अथॉरिटी मिली है बाय द कॉर्पोरेशन, उसके अंदर है, उस एक्ट के लिए तो कॉर्पोरेशन वाइकेरियस लायबल होगा। यस। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर सर्वेंट या एजेंट अपने जो पावर्स मिले उनके बाहर जाके एक्ट करता है, अल्ट्रा वायरस एक्ट करता है, तब भी क्या कॉर्पोरेशन लायबल होगी? सो इन द केस ऑफ कैम्बल वर्सेस पेडिंगटन कॉर्पोरेशन, ये है 1911 का केस, it was held कि for the purpose of liability of the corporation for the tort, there is no need to draw distinction between intra-virus and ultra-virus tort, because a corporation is as much liable for ultra-virus act done by its representative as for intra-virus act. So now, what about the corporation's right to sue? Now, a corporation is a legal person और उसके पास right है to bring a lawsuit against a person अगर उसने उसकी property damage करी है तो। यस। मतलब अगर डिफेंडेंट के एक्ट की वजह से कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी में कोई डैमेज हुआ है तो जो कॉर्पोरेशन है वो सूट फाइल कर सकता है फॉर कंपनसेशन। यस। नाउ इन द केस ऑफ
मैनचेस्टर्स वर्सेस विलियम, इट वॉज हेल्ड कि जो कॉर्पोरेशन होती है उसके पास राइट होता है टू सू नॉट ओनली फॉर द प्रॉपर्टी बट ऑल्सो फॉर इट्स पर्सनल रेप्यूटेशन। नाउ मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ही नहीं बल्कि अपनी रेपुटेशन पे भी अगर बात आती है, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन के वर्ड्स की वजह से या उसके स्टेटमेंट्स या एक्ट्स की वजह से कॉर्पोरेशन की रेपुटेशन पे बात आती है और उसको नुकसान होता है, तो भी कॉर्पोरेशन जो है वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है। इन द केस ऑफ मेयर ऑफ मैनचेस्टर वर्सेस विलियम, प्लेंटिफ के कॉर्पोरेशन ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल करी फॉर डैमेजेस ड्यू टू डिफेंडेंट स्टेटमेंट ऑफ अलीजडली करप्ट एक्टिविटीज इन द मैनेजमेंट। यस, लेकिन जो सूट थी वो डिसमिस कर दी गई। क्यों? क्योंकि इट वाज डिटरमाइंड कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की वजह से कॉर्पोरेशन जो है एज अ होल, कॉर्पोरेशन एज अ होल, उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। नाउ थर्ड इज माइनर्स। नाउ एक माइनर के पास भी राइट्स होते हैं। यस, उसके पास भी राइट होता है अपने दिए गए राइट्स को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है ना? तो माइनर के पास राइट टू सू होता है, लेकिन क्योंकि वो एक माइनर है तो डायरेक्टली सू नहीं कर सकता। यहाँ पे प्रोसीजरल डिफरेंस आ जाता है। मतलब जो माइनर है वो किसी के थ्रू अपने राइट्स को क्लेम कर सकता है, जैसे या तो उसके लीगल गार्जियंस हो या तो उसके नेक्स्ट फ्रेंड हो। नो, व्हाट्स अ नेक्स्ट फ्रेंड? नेक्स्ट फ्रेंड मतलब वो इंसान जिसने माइनर के बिहाफ पे सूट फाइल करी है, जिसने माइनर को इन द कोर्ट ऑफ लॉ रिप्रेजेंट किया है, दैट इज नेक्स्ट फ्रेंड। यस, तो माइनर जो है अपने नेक्स्ट फ्रेंड या लीगल गार्जियन के थ्रू अपने राइट्स क्लेम कर सकता है। नाउ कैन अ माइनर बी सूट? यस, अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स माइनर को एक एडल्ट के बराबरी में ही देखा जाता है। उसे उतनी ही सजा मिलेगी, उसी लेवल की मिलेगी जो एक बड़े को मिलती है अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। यस, लेकिन एक जो माइनर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता है। दैट मीन्स नो एक्शंस कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट अ माइनर अंडर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस, अगर क्रिमिनल लॉ में देखें तो 7 साल से छोटा जो बच्चा होता है उसको बोला जाता है डॉली इनकैपेक्स, दैट इज दैट पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग अ रॉन्गफुल एक्ट। So a child below 7 years of age cannot be held liable for any offense. And between the age of 7 and 12 years, a child is not liable unless he has attained sufficient maturity. Basically, nature और consequences को पता था कि नहीं था at the time of committing the crime, वो देखा जाता है। तो ये हो गया इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिमिनल लॉ के एक माइनर को कैसे डील करा जाता है, क्या उसको स्यू किया जाता है या नहीं। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर एक माइनर, एक बच्चा एक एक्ट करता है तो उनके पेरेंट्स लाइबल हो सकते हैं क्या? तो लेट्स सी दीज टू कंडीशंस जिसमें माइनर जो होता है उसके लीगल गार्जियंस या पेरेंट्स उसके एक्ट के लिए वाइकेरियस लाइबल हो सकते हैं। पहला है, अगर चाइल्ड जो है फादर का सर्वेंट हो या एजेंट हो। यस, तो इस केस में जो फादर होगा वो वाइकेरियसली लाइबल होगा फॉर द एक्ट ऑफ हिज चाइल्ड। यस, second है, when the father himself by his own negligence affords his child an opportunity to commit a tort। अगर बच्चे का जो tortious act है that is the result of the negligence of his or her father, तो भी उसका जो father है या legal guardian है वो उसके लिए acts के लिए liable होगा। इन द केस ऑफ बीबी वर्सेस सेल्स, ये 1916 का केस है। इसमें अ फादर वाज हेल्ड लाइबल व्हेन ही सप्लाइड एन एयरगन टू हिज सन, जो कि 15 साल का था और बहुत सारी कंप्लेंट्स के बाद भी उसने एयरगन उसको दी। उस एयर गन से एक्सीडेंटली जो है प्लेंटिव को लग गई। इस केस में जो फादर था ही वाज हेल्ड लाइबल। नाउ नेक्स्ट एंड फोर्थ इज इंडिपेंडेंट एंड जॉइंट टॉर्टफीजर्स। नाउ व्हाट्स एन इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर? नाउ जब दो या दो से ज्यादा लोग एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट एक टॉर्ट कमिट करते हैं तो दो तरह से हो सकते हैं, या तो वो जॉइंट टॉर्टफीजर्स होंगे या तो वो इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर्स होंगे। व्हाट्स एन इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर? जब दो या दो से ज्यादा लोग इंडिपेंडेंटली एक्ट करें लेकिन एक सिंगल डैमेज हो तो वो इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए बीच में खड़ा है, सी इधर से आता है, डी इधर से आता है और ए को मार देता है। ठीक, यहाँ सी और डी के बीच कोई प्रायर डिस्कशन नहीं हुआ था इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए, लेकिन उन दोनों के एक्ट की वजह से प्लेंटिफ को लगी। तो यहाँ पे ये दोनों जो थे, जो डिफेंडेंट थे, वो इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर्स थे। उनका कोई प्रायर डिस्कशन नहीं हुआ था, बट दे जस्ट हैपन टू कॉज सम डैमेज टू द प्लेंटिफ। यस, अब इससे थोड़ा बहुत हमें समझ में आ जाएगा कि जॉइंट टॉर्टफीजर्स क्या होता है। जॉइंट टॉर्टफीजर्स वो लोग होते हैं जो रॉन्गफुल एक्ट करते हैं जिसकी वजह से टॉर्ट हुआ है, दैट इज डन बाय देम इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन डिजाइन। मतलब उन्होंने इंडिपेंडेंटली नहीं किया है, दे प्लान्ड इट एंड इन फर्दरेंस ऑफ दैट planning they acted and committed a tort against the plaintiff। yes, ये होता है joint tort feasors। in the case of
ब्रूक वर्सेस बूल, इसमें जो दो लोग थे ए एंड बी, वो लोग जेड के प्रेमाइसेस में घुसे थे टू इन्वेस्टिगेट अ गैस लीक। यस, एक इंसान गैस की पाइप पे डायरेक्ट लाइट मारता है जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हो जाता है। नाउ इन दिस केस, क्यों एक्ट सिर्फ एक ने किया होता है, लेकिन क्योंकि दोनों गए थे इसलिए इस केस में दोनों ही लायबल होंगे फॉर द एक्ट दैट वाज कमिटेड ओनली बाय ए। नाउ लेट्स लुक एट द कॉज ऑफ एक्शन और लायबिलिटी कैसे एस्टैब्लिश होती है ऑफ द जॉइंट एंड इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर्स। नाउ कॉज ऑफ एक्शन जॉइंट टॉर्टफीजर के केस में एक ही आता है, देयरफॉर अगर जजमेंट आया है अगेंस्ट वन ऑफ देम, द कॉज ऑफ एक्शन कम्स टू एन एंड। यस, दैट मीन्स अगर एक के अगेंस्ट जजमेंट आया तो वो जो कॉज ऑफ एक्शन है वो उस जजमेंट के साथ खत्म हो जाता है। यस, उन जॉइंट टॉर्टफीजर्स में से अगर एक के अगेंस्ट जजमेंट आ गया या तो कॉज ऑफ एक्शन वही खत्म हो जाता है। यस, इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर्स में केस उल्टा होता है, मतलब जितने टॉर्टफीजर्स होंगे उतने कॉज ऑफ एक्शन ला सकता है एक पर्टिकुलर प्लेंटिफ। That means an action against one of such tortfeasors was no bar to an action against the other tortfeasors. Yes. Now liability क्या होगी? Joint tortfeasor की liability होगी, वो joint होती है और several होती है। That means जो plaintiff है वो suit file कर सकता है against one of the tortfeasors और all of them. और plaintiff के ऊपर होता है वो किसी एक से भी पूरा compensation ले सकता है। Yes. अगर हम इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर्स की बात करें तो उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो जॉइंट एंड सेवरल नहीं होती है। यस, नाउ इन द केस ऑफ शशिधरन वर्सेस सुकुमारन, ये है 2006 का केस। यहाँ पे ट्रिब्यूनल हेल्ड दैट बोथ द ड्राइवर वर इक्वली नेग्लिजेंट। यस, तो इस केस में जो इंजर्ड था उसको कंपनसेशन एंटायरली किसी एक पार्टी से लेने के लिए नहीं अलाउ किया गया था, क्योंकि ट्रक और बस दोनों के ही ड्राइवर जो थे वो जॉइंट टॉर्टफीजर्स नहीं थे, उनकी लाइबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल नहीं थी। नेक्स्ट इज हस्बैंड एंड वाइफ। तो कॉमन लॉ में प्रायर टू द एक्ट ऑफ 1882 सिनेरियो ये था कि हस्बैंड और वाइफ जो थे वो एक दूसरे को सू नहीं कर सकते थे फॉर अ टॉर्टियस एक्ट। यस, बट फिर आया मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इसने ये रेस्ट्रिक्शन को हटाया और इस एक्ट के बाद एक वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को टॉर्टियस एक्ट के लिए सू कर सकती थी। So this act permitted a married woman to sue her husband in tort for the protection and security of her property. कॉमन लॉ में ये भी प्रोविजन था कि जो हस्बैंड था वो अपने वाइफ के टॉर्टियस एक्ट के लिए लायबल होता था, तो जो वाइफ थी उसके अगेंस्ट क्लेम नहीं हो सकता था जब तक हस्बैंड भी एज अ डिफेंडेंट उसे ज्वाइन ना करे। तो एक्शन हस्बैंड और वाइफ दोनों के अगेंस्ट होता था एंड द वाइफ कुड नॉट बी स्यूड अलोन। तो हस्बैंड लायबल होता था फॉर द टॉर्टियस एक्ट ऑफ हिज वाइफ। ऑल्सो मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के हिसाब से हस्बैंड जो था अपनी वाइफ के प्री न्यूपिटल एक्ट्स के लिए भी लायबल होता था उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक उसने उसकी प्रॉपर्टी अक्वायर करी है। ये चीज सुधारी लॉ रिफॉर्म मैरिड वुमेन एंड टॉर्टफीजर एक्ट 1935 ने। इस एक्ट के बाद हस्बैंड जो होता था ना ही वह वाइफ के प्री न्यूपिटल टॉर्टियस एक्ट के लिए लायबल होता था, ना ही पोस्ट न्यूपिटल एक्ट के लिए। नेक्स्ट इज कॉन्विक्ट्स। नाउ 1921 के पहले कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी एक पनिशमेंट हुआ करती थी, बट 1921 के बाद इंडियन लॉ में एक कॉन्विक्ट के पास अपनी पर्सन और अपनी प्रॉपर्टी को टॉर्टियस एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने का राइट होता है। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में यही कहा गया था कि जो एक कन्विक्शन होता है वो पर्सन के बैरियर नहीं लगा देता बिटवीन हिज राइट एंड हिमसेल्फ। लास्ट इज एलियन एनिमी। नाउ एलियन एनिमी वो इंसान होता है रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी जो कि एक हॉस्टाइल कंट्री से बिलोंग करता हो या तो हॉस्टाइल कंट्री में एनिमी कंट्री में रिसाइड कर रहा हो। यस, नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 83 एक पर्टिकुलर एलियन अपने कंट्री इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से रिसाइड कर रहा है तो उसको राइट है टू सू अ पर्सन इन अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। अपनी प्रॉपर्टी और पर्सन को प्रोटेक्ट करने का उसके पास राइट है। यस, लेकिन अगर एक एलियन अपनी कंट्री में विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन रिसाइड कर रहा है तो फिर उसके पास ये राइट नहीं होता है। So this was capacity and the law of torts. Stay tuned for my next video. Till then, good luck. Bye.